कई बच्चे यकीन भी नहीं करेंगे, बुक लिस्ट सर के मैंने जो आपके साथ क्रैश कोर्स को ज्वाइन किया था उसमें मैंने बस उसके नोट्स बनाए थे सर। जैसे क्वेश्चंस क्या थे, आंद्रे बेतले का क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आया था, फार्मर्स का, और इंडियन पॉलिटिकल इलीट का जो क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन सर आपके आ गए उसमें। अगर सर आपके क्लासेस कोई देख लेते हैं अच्छे से तो मुझे नहीं लगता है आपके नोट्स के अलावा कहीं और जाने की जरूरत है। ऑप्शनल चूज करने के लिए मैंने 3 पैरामीटर सोच रखे थे कि पहला पैरामीटर है कि क्या मुझे इसमें इंटरेस्ट है, फिर सिलेबस ओवरलैप एक पैरामीटर था, फिर सर थर्ड पैरामीटर मैं बताता हूँ कि सर कितने शॉर्ट सिलेबस है। अगर मई टू दिसंबर की बात करते हैं तो उनके लिए यही रहेगा कि एक मेंस ओरिएंटेड अप्रोच रखें, क्योंकि सर मेंस ही मेन होता है और वो प्रीलिम्स मेंस का ही समराइज फॉर्म होता है। बेसिकली प्रोडक्टिव आर्ट सर यही होते थे। ऑप्शनल को मैंने इस बार बहुत एम्फेसिस किया था। उत्कर्ष नोज हिमसेल्फ वेरी वेल, उनको मालूम है उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है। पर्सनैलिटी टेस्ट में भी उत्कर्ष ने भी बताया था थोड़े टाइम पहले इनके मार्क्स कम आए थे क्योंकि इनका मेंस में परफॉर्मेंस इतना अच्छा था 795, तो इनको रैंक लाने से कोई रोक नहीं पाएगा। सो उत्कर्ष पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सो मच सर। उत्कर्ष गोरखपुर से आते हैं और जब इन्होंने मुझे पहली बार बताया था मेरे को बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि गोरखपुर में हम भी रहे हैं 3-4 साल, तो उसी के बारे में बात चल रही थी और तब पता चला कि इनके मार्क्स सोशियोलॉजी में इस बार बहुत अच्छा है, 265। यस सर। तो उत्कर्ष बेसिक से शुरू करते हैं। यस सर। क्या सोर्सेस थे आपके सोशियोलॉजी के, बेसिक सोर्सेस? सर मैं अपनी इस जर्नी को थोड़ा ब्रीफ में रखता हूँ, क्योंकि बिल्कुल। सर पहले तो 2022 में मेरा फर्स्ट मेंस मैंने दिया था, उसमें 240 स्कोर ही थे। तो उसमें मैंने सोर्सेस फॉलो एज तो इग्नू के कुछ नोट्स किए थे और एक एसेंशियल सोशियोलॉजी नाम की किताब आती है उसको मैंने फॉलो किया था, और फिर टॉपर्स को भी सर वहाँ भी मैंने यूज़ किया था। पर सर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वहाँ तक अभी भी मुझे नहीं थी। सर जब मैंने मार्कशीट देखा तो 240 स्कोर ही थे, मुझे बहुत बुरा लगा, जो कि सर पेपर पूरे कंप्लीट हुए थे उस टाइम। पर इस बार के सर जो मेरा स्कोर था 265, इसके बाद मैंने 2 क्वेश्चंस मेरे छूट भी गए थे सर 10 मार्कर्स के। अगर वो भी मैं अगर करता तो मिनिमम अगर मैं 10 मार्क्स भी इसमें पाता तो सर 275 मार्क्स होते हैं। तो सर बुक लिस्ट इसके लिए मैं, कई बच्चे यकीन भी नहीं करेंगे, बुक लिस्ट सर के मैंने जो आपके साथ क्रैश कोर्स को ज्वाइन किया था उसमें मैंने बस उसके नोट्स बनाए थे सर। और आपकी एक पतली सी बुक आप लोगों ने प्रोवाइड की थी सर, उसको मैंने एक रिवीजन पॉइंट रखा था, और सर आपके जो मैंने नोट्स बनाए थे बैक टू बैक सर उसका कम से कम 10-15 बार रिवीजन किया था। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस कुछ आए थे, आंद्रे बेतले का क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आया था, फार्मर्स का, और सर ये जो इंडियन पॉलिटिकल इलीट का जो क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन सर आपके आ गए उसमें। सर ये बुक लिस्ट मेरी थी, बहुत शॉर्ट में मैंने बुक लिस्ट बताया सर। और जैसे कि एक परसेप्शन है कि क्या हेलॉम्बस पढ़ना है, रिट्जर पढ़ना है, नो डाउट रिट्जर वगैरह को आप थिंकर्स वगैरह के लिए पढ़ सकते हो, पर अगर से आपके क्लासेस कोई देख लेते हैं अच्छे से तो मुझे नहीं लगता है आपके नोट्स के अलावा कहीं और जाने की ज़रूरत है। क्योंकि सर जो आप क्लासीफाई करते हो, जैसे रेट ऑफ सुसाइड का जो हम लोग बात करें सर कि सुसाइड रेट में और सुसाइड का जो थ्योरी है सेम आंसर नहीं लिखना होता, उसमें आपको डिफरेंशिएट करना, जो डिमांड है क्वेश्चन की वो पूरी करनी है, ना कि जो आपको आ रहा है वो आंसर लिखना है। बिल्कुल सही। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस एग्जामिनेशन में। तो एक बड़ी अच्छी बात बोली उत्कर्ष ने लास्ट में, सुसाइड रेट और सुसाइड की थ्योरी। जनरली सुसाइड की थ्योरी हम सब जानते हैं, जो लोग सोशियोलॉजी पढ़े हैं उनको मालूम है कि अक्सर लोग सुसाइड की थ्योरी में 4 टाइप ऑफ सुसाइड लिख देते हैं Yes, और वहाँ ख़त्म कर देते हैं। बट एक कॉन्सेप्ट होता है रेट ऑफ सुसाइड, सुसाइड रेट भी उसको कहा जाता है, और इस साल क्वेश्चन भी आया सुसाइड रेट क्वेश्चन है, पहली बार आया। यस सर। सो मैंने उसको बहुत अच्छे से लिखा था रेट ऑफ सुसाइड को सर, जो आप एक फॉर्मूला भी मैथमेटिकल फॉर्म में कि डिग्री ऑफ कोहेजन, ये सर डिग्री ऑफ कोहेजन, वो मैंने वहाँ पे उसको पुट ऑन किया था सर, एकदम अच्छा मैंने इसलिए लिखा। वेरी नाइस। और ये आई थिंक ये सब छोटी छोटी चीजें डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं। यस सर, अगर 0.5 मार्क्स भी आ रहा है अगर एक क्वेश्चन में और 20 क्वेश्चन तो 10 नंबर बढ़ गए, तो सर एक मेरी वही स्ट्रैटेजी थी कि एक क्वेश्चन में 0.5 मार्क्स बढ़ाने एटलीस्ट। सर वो 25 नंबर आ गए, कुछ क्वेश्चंस मैं नहीं कर पाया, लेकिन सर अगर मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट था, जितना मेरे से हो पाया सर मैंने जी जान लगा दिया और सर ये स्कोर आ गया। नहीं बहुत अच्छा है। और अच्छी चीज ये है कि उत्कर्ष की ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है, मतलब इनको वो चीजें सारी याद है। मुझे भी, मैं खुद भूल चुका हूँ, जब इन्होंने डिस्कस किया था मेरे साथ अभी थोड़ी देर पहले, मैं खुद भूल चुका था कि क्या क्या बातें हुई थी हमारी इनके कोर्स ज्वाइन करने से पहले। इन्होंने याद दिलाया मुझे, और इससे पता चलता है कि मेमोरी कितनी स्ट्रांग है, और क्लासेस का पढ़ा हुआ भी इनको याद है। तो आई एम श्योर उसी का अल्टीमेटली बेनिफिट मिलता है जब कोई भी चीज़ आप अच्छे से इंटरनलाइज करते हो, अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए। तो उत्कर्ष, आप मुझे ये बताओ कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जो है आपने चुना क्यों था पहली बार? सर ऑप्शनल चूज करने के लिए मैंने 3 पैरामीटर सोच रखे थे कि पहला पैरामीटर है कि
क्या मुझे इसमें इंटरेस्ट है। सर मैंने PYQs देखे तो उसमें इंटरेस्ट मुझे आ रहा था, अपने समाज से जुड़ी हुई चीज़ें थी, तो मुझे लगा कि हाँ मैं इस पे अच्छे आंसर्स लिख सकता हूँ। पहला पैरामीटर ये था सर। फिर सिलेबस ओवरलैप एक पैरामीटर था। सर GS1 में, सर GS पेपर 1 में मेरे ऑप्शनल की वजह से ही, जो कि मैंने बहुत प्लेन आंसर्स लिखे थे, उसके वजह से 113 मार्क्स आया था GS पेपर 1 में। फिर सर थर्ड पैरामीटर मैं आता हूँ कि सर कितने शॉर्ट सिलेबस है। तो सोशियोलॉजी का ऐसा इतना शॉर्ट सिलेबस है, एक महीने में अगर आपने एक अंडरस्टैंडिंग बन गई तो एक महीने में 2 बार आप रिवाइज कर लोगे। जैसे सर मैं आपके लेक्चर्स को 3 बार मैंने देख लिया, 3 से 4 बार देखे थे। नोट्स को सर मैंने उसके साथ साथ नोट्स भी बनाए हुए थे। सर आपका जो पेडागोजी जो तरीका है वो बहुत बढ़िया था सर, नोट मेकिंग भी बहुत ईजी हो गई थी। सर मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहता हूँ अपने एंड से, आप भी इस बात को एम्फेसाइज करते हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट वालों की तरह लिखो, कॉम्प्लेक्स मत करनी, नहीं करनी है चीज़ों को। सर जो मैंने पेपर 1 में किया, जो मुझे लग रहा था जो उसमें नंबर कम आएंगे, लेकिन सर उसमें मेरे नंबर ज़्यादा आए। और पेपर 2 में मैंने थोड़ी कॉम्प्लेक्स की चीज़ों को, तो वहाँ पे नंबर कम आए। तो ये सर मैं कहना चाहूँगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट वालों की तरह ही लिखो। और जैसे आपका सर एक और है, कोट आप करते हो कि स्टैटिक असली केक होता है और जो करंट अफेयर होती है बस वो चेरी होता है। अब जैसे सर बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें डायमेंशन कैसे ऐड करना है, मेरे पास भी मैंने इंस्टाग्राम हैंडल पे सर डाउट्स वगैरह आते हैं बच्चों का कि सर बुक लिस्ट, फिर सर आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो सर ये सब चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। तो और बच्चे काफी इन चीजों पे टाइम अपना स्पेंड करते हैं करंट अफेयर्स पे, बहुत सर, बहुत ज़्यादा। और अगर उसका आधा भी स्टैटिक को और अच्छा करने में कर लें, रिवॉर्ड ज्यादा होएगा, डबल होएगा। यस सर। और आई एम श्योर आप लोग भी इस चीज को समझेंगे कि करंट अफेयर इज फाइन, बट आपका पहले केक रेडी हो, उसके बाद चेरी आपने उसके ऊपर लगानी है। यस सर। तो उत्कर्ष, तो आपने ये बताया कि आपने सोशियोलॉजी चुना क्योंकि आपको काफी रिलेटेबल लगा, Yes. PYQs आपने Yes, देखे sir. और आपको लगा कि हो सकता है ये सब्जेक्ट। ओके, तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग इस सब्जेक्ट में आपको क्या चीज लगी, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग? सर पहले तो एक गलत परसेप्शन जो बना हुआ है कि थिंकर्स को हर क्वेश्चन आंसर में कोट करना है। सर वही पहले बहुत मेरे साथ चैलेंजिंग था कि यार याद कैसे करेंगे। और सर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देखने में तो बहुत इजी लगता है, जब आप उतर जाते हो तो समुद्र की गहराई पता चलती है कि असल में क्लैरिटी क्या होनी चाहिए। थॉट क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अभी आप थिंकर पढ़ रहे हो उनके कॉन्सेप्ट्स को क्या आप अच्छे से समझ पाए हो। जैसे कार्ल मार्क्स का सर कमोडिटी फेटिसिज्म है, बहुत प्रॉब्लम होती है उसको समझने में। तमाम सर जैसे मैक्स वेबर का ही आइडियल टाइप है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई सर, वो आपके कोर्स से ही मैंने सीखा था, आपके क्लासेस से ही सीखा था। फिर सर ये पैटर्न वेरिएबल्स के बारे में टालकट पार्सन की जो थ्योरी थी सर, उसमें भी मुझे बहुत इशू है। तो यही सर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत टफ है। लेकिन सर आपकी वही जैसे मैंने बताया कि आपकी जो पेडागोजी थी वो बहुत ईजिली सर, मतलब ईजी टू अंडरस्टैंड कर दिया चीज़ों को। ओके, तो बेसिकली स्टैटिक पे आप ज़्यादा फोकस करिए सब लोग। अक्सर हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट जो होते हैं जैसे फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटी या एनोमी या सुसाइड की थ्योरी, इन सबको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं Yes, कि sir. पढ़ा हुआ है, बट वो अक्सर कभी भी शायद समझा ना हो प्रॉपर, नहीं आता है, वो रटी हुई चीज़ें भूल जाती रटी हुई चीज़ें होती हैं, भूल जाती हैं। ओके, तो चैलेंज सबसे बड़ा ये था कि आप ये थिंकर्स का जो माइंडसेट है, यस सर, वो सब इससे निकलें और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उस तक पहुंचे। तो आप मुझे बताओ उत्कर्ष कि जब आपके खुद के जो कुछ नोट्स रहे होंगे क्रैश कोर्स ज्वाइन करने से पहले, है ना, क्रैश कोर्स में जो हम पढ़ रहे थे दैट इज अ डिफरेंट थिंग, आपके खुद के नोट्स भी कुछ रहे होंगे सांगवान जैसे आपने बताया था। तो आपने क्या किया, इन नोट्स को ऐड किया सांगवान में या फिर इनके अलग नोट्स बनाए? सर वो भी थोड़ी फनी बात है, मैंने उन नोट्स को फाड़ के फेंक दिया सर। सच में मैंने लिटरली एक नई किताब बना दी थी, क्योंकि सर सब चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है जब आप नोट मेकिंग करते हो। तो मैंने उसको नोट्स को पुराने फाड़ के फेंक दी, आपके नए नोट्स बनाए। और सर ये मैंने जो स्ट्रैटेजी थी, आपके में पिछले साल के टॉपर है, मुझे इनका एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है सर, उनके 295 थे और उनका 95 प्रखर कुमार, यस सर, वो DYSP थे, इस बार IPS में हो रहे हैं वो, मतलब 2023 में। सर उन्होंने मैं यही बोला था कि फाड़ के फेंक दो नोट्स को। सर आपने ही सेशन कराया था तो मैंने भी वही किया, फिर नए नोट्स बनाए। और सर जो आपकी जो छोटी बुकलेट मिली थी उसको मैं देख रहा था, और वीडियो लेक्चर सर मैं फॉलो कर ही रहा था। और एक सर अंडरस्टैंडिंग बनी भी थी मेरी पहले से थोड़ी बहुत सर, जिसके और ब्रशअप बस मुझे करना था। और सर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वो तो आनी इंपॉर्टेंट थी, वरना सर फिर से 240 स्कोर पा जाता मैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और जो चीजें कवर हम नहीं कर पाए क्रैश कोर्स में, जैसे कुछ कुछ टॉपिक तो रह ही जाते थे, यस सर, कुछ उनको कैसे कवर किया? सर उनको यही सर कि जो बुक लिस्ट थी मेरी वहां से, सर चैट जीपीटी का मैंने चैट जीपीटी का भी यूज किया। तो जैसे तमाम थिंकर्स होते हैं उनका रेलिवेंस आज की डेट में क्या है, आइडियल टाइप का या ब्यूरोक्रेसी का रेलिवेंस क्या है, क्या अभी के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में वो क्या कहते हैं सर, एक वर्ड यूज ऐसी साल आया था क्वेश्चन में कि क्या वो रेलिवेंट है, तो सर एप्लीकेबल है। तो सर वहां से चैट जीपीटी का सर मैंने बहुत यूज किया था। ये भी सर आप लोगों ने रिकमेंड किया था कि इससे गैप फिलअप हो जाएंगे, एग्जांपल्स वगैरह सर वहां से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। अच्छा, और पेपर 2 को ना लेके लोग बहुत बोलते हैं कि डायनेमिक है, और
कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कुछ पैटर्न नहीं है। तुम्हारा क्या व्यू है इस चीज को लेकर, पेपर 2 को लेकर? ये सर सर अभी आपसे थोड़ी देर पहले ही बात हो रही थी मेरी कि पेपर 2 में कुछ जो इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं उनका एक अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको कर लेते हो तो वो मोर और लेस क्वेश्चन वहीं से बन बन करके आ रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आंद्रे बेटले का जो क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन था आपने अपने क्लास में कवर करा ही दिया था। फिर सर वो भी मैंने उसके लिए भी कुछ भी फॉलो नहीं किया था, आप ही के जो सर लेक्चर से उन्हीं को देखा था। सर लोगों को यकीन नहीं होगा, थोड़ा अनबिलीवेबल चीज़ है सर, लिटरली मैंने आपके सोर्सेस को ही फॉलो किया था और एज सच मैं कहीं नहीं किया था सर, मेरा उससे बात बन गई मेरी। सेक्शन ए और बी तो पूरा उसी से हो भी गया। सेक्शन भी पूरा सर इजी, मतलब सर बहुत इजी तरीके से मैंने उसको पूरा कर दिया और सर टाइम भी बचा था मेरे पास रिवीजन का। यस सर। और हमें भी ये लगता है कि पेपर 2 में कहीं ना कहीं लोगों का जो बेसिक है ना वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। हाँ बेसिक बिगड़ा है सर, बेसिक बिगड़ा हुआ है, नंबर कम आ रहा है सर। इनफैक्ट मेरे साथ भी यही हुआ कि 125 नंबर इसीलिए आए क्योंकि मैं वहाँ पे चीज़ों को, मुझे समझ में तो आ गई पर मैं चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर रहा था। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए फिर इजी तरीके से आप अपने आंसर्स को लिखिए, नंबर्स अपने आप से आ जाएंगे। क्योंकि एग्जामिनर भी चाहता है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप अपनी बात कितने अच्छे से और कितने इजीली तरीके से समझा पा रहे हैं लोगों को, क्योंकि हमें सर ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं उनसे डील करना है। तो जितने अच्छे सरल तरीके से अगर अपनी सामाजिक बातों को समझा पाओ सर उतना ही बेहतर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी क्या होता है अपना लिखा हुआ 10 दिन बाद हम देखते हैं तो हम खुद ही समझ नहीं पाते हमने क्या लिखा था। इसका मतलब ये है कि हमें समझ ही नहीं थी, बस लिखाई थी हमारे पास। तो ये जरूरी है कि आप अपनी समझ बहुत सरल रखो, जैसा वो बोल रहे हैं उत्कर्ष, और वो चीज़ दिखती है एग्जामिनर को कि आपको आता है, और दिख जाता है एग्जामिनर को कि आप बना रहे हो। ठीक, सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो उत्कर्ष, पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ एक और, पेपर 2 में जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी भी काफी लोगों को चैलेंजिंग लगता है। ओके, क्योंकि उससे क्वेश्चन काफी डायनेमिक आते हैं। उसका क्या सोल्यूशन है तुम्हारे पास, क्या तुमने किया? सर जो करंट इवेंट्स चल रहे हैं, सोशल इश्यूज के बारे में थोड़ा पढ़ लिया जाए, अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ सेक्शन सी, क्योंकि सर इसी सब चीज़ों में अगर सर आप नोट्स के थ्रू कवर करा ही रहे होते हो उसको, अगर आप जो भी बच्चे क्रैश कोर्स में अगर एनरोल्ड है, और सर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसकी भी है। सर आपने बोला था कि अगर कुछ भी नहीं समझ में आए इस सेक्शन में तो जीएस के आंसर्स लिख करके बिल्कुल याद, मुझे सर ये अच्छे से याद है। सर मैंने वही किया था, उसमें जीएस के आंसर्स लिख करके आया था, जो कि सर मुझे कुछ नहीं आ रहा था उसमें, बहुत टफ लग रहा था। लेकिन लास्ट रिजॉर्ट मेरे पास यही बचा था कि सर पहले आप पे भी मुझे थोड़ा यकीन कम हो रहा था कि यार सर ये वैसा बोलना कहीं बैक फायर ना कर जाए, लेकिन सर फिर मैंने सोचा यार अब तो कुछ सोल्यूशन नहीं है सर, वरना मेरे पास पिछली बार तो सर 115 ही आए थे, 10 नंबर भी अगर हो गया जो मैंने 0.5 वाली स्ट्रैटेजी बताई थी तो उसकी वजह से बढ़ ही गया। तो क्योंकि इस बार काफी जनरलाइज मार्किंग हुई है सोशियोलॉजी में, इनफैक्ट ज्यादातर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में। तो सर इस वजह से स्कोर सर इसमें भी ठीक ही ठाक। बिल्कुल, इनफैक्ट मैं ये चीज ना कई बच्चों को कहता हूँ, इंडियन सोशियोलॉजी सेक्शन बी आने तक खत्म हो जाता है, सेक्शन सी शुरू होते इंडियन सोसाइटी है वापस से। तो इस चीज को हम जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतना ही अच्छा है हम सब के लिए और एग्जामिनर के लिए भी। एग्जामिनर वहां पे आपसे उम्मीद नहीं करता है कि आप सेक्शन सी वाले जो क्वेश्चन है उसमें आप एम.एन. श्रीनिवास, आंद्रे बेते, जीएस घुरिये को जबरदस्ती डालो। वो बस चाहते हैं आप डिमांड पूरी कर दो। उसको ये नहीं मतलब है कि ये तो इंडियन सोसाइटी है, सोशियोलॉजी नहीं, ये हम ऐसा देख रहे होते हैं, वो ऐसे नहीं देखते। तो ये समझना जरूरी है। और इनफैक्ट उत्कर्ष आपने ये भी बोला था कि जीएस 1 के इंडियन सोसाइटी में भी आपने वो सिंपल अप्रोच को ही फॉलो किया, जो पूछा है उतना ही वही मैंने किया था सर, बहुत सिंपल अप्रोच है सर। इसीलिए सर 2022 में जीएस पेपर में मेरे 92 मार्क्स ही थे सर, एक एक्सपोनेंशियल जंप है 113 सर, करीबन 21 नंबर्स का जंप है सर उसमें। बहुत ज्यादा स्कोर है 113 जीएस 1 में, आई थिंक सेकंड हाईएस्ट के आसपास, ऐसे ही है कुछ ये। और उत्कर्ष अगर मैं बात करूं पेपर 1 और पेपर 2 के थिंकर्स की, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि 1 के थिंकर्स को हम 2 में यूज कर सकते हैं क्या, 2 के थिंकर्स को 1 में? आपने क्या किया था, ऐसा कुछ किया? हाँ सर मैंने किया था थोड़ा बहुत, जैसे कि जहाँ पे जरूरत पड़ रहा था वहाँ पे मैंने थिंकर्स को पुट ऑन किया था। पर सर आप ही की जो बात मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा कि थिंकर्स सर वहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है। वहाँ पे एग्जामिनर ये नहीं देख रहा आपने कितने थिंकर्स को रटे हुए हैं, नो डाउट टॉपर्स इसको रिकमेंड करते हैं और वो पढ़ते पढ़ते याद हो भी जाएंगे आपको थिंकर, पर डिमांड मीट करना सर, क्वेश्चंस की डिमांड मीट करना, फर्स्ट अटेम्प्ट वालों की तरह लिखना, अपनी बात को इजी वे में समझा देना सर, यही डिमांड मतलब मीट करके तो आपका बात बन जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। अच्छा, और एक चीज और पूछता हूँ मैं इसी से रिलेटेड, जैसे अक्सर जब हम टॉपर्स की वीडियोस देखते हैं एज अ बिगिनर, ओके, तो जो बिगिनर होता है वो ना हमेशा एक परसेप्शन लेता है कि थिंकर्स तो 10-12 मेरे को लिखने हैं, ओके, बट टॉपर वहां पे कन्वे नहीं कर पा रहा है पूरा कि एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं। वही बात है सर। और दूसरी तरफ हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग फोकस थिंकर की तरफ तो रखते हैं, लेकिन थिंकर ओनली नहीं, ऐसा नहीं कि इसने ये बोला उसने वो बोला।
तो बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है, कि हम किस अप्रोच को फॉलो करें, थिंकर्स ओनली या फिर डिमांड। और वो अक्सर समझ नहीं पाते थिंकर्स के साथ डिमांड पूरी हो सकती है अगर कॉन्सेप्चुअल सटल वे में subtle। यूज किया जाए और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को ध्यान में रखें। आपने कितने थिंकर यूज किए होंगे अप्रोक्सीमेटली अपने आंसर में? सर वो तो एग्जैक्टली मैं आइडिया नहीं लगा पाऊंगा सर, डिमांड जो थी वहां पे मीट कर रहा था, लेकिन सर मैंने ये चीज को अवॉइड किया था, जैसे सर आपने बोला था कि बेवजह का क्रिटिसिज्म नहीं डालना। जैसे क्या करते हैं बच्चे की कंटेंट पूरा कर दिया, फिर वहां पे झूठ में 3-4 क्रिटिसिज्म डालना। सर आपने बोला था कि वहां जरूरत नहीं, वहां पे क्यों डालना, कंटेंट को पूरा किया जाए। हाँ, अगर कहीं लग रहा हो कि भाई गैप हो रहा है यहाँ पे, फिर वहां आप क्रिटिसिज्म में वही रेलिवेंट क्रिटिसिज्म। अब जैसे सर तमाम क्रिटिसिज्म हो रहा है, डरखाइम का ही हो रहा है उसमें। अब जैसे सर एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद है थिंकर्स के नाम, तो वहां पे मैंने ही तमाम कॉपीज देखी थी। अपने जो बच्चे अभी भी कभी कभी जो मेरे घर के हैं, ये लोग जो तैयारी कर लेकर के आते हैं, जिनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, थिंकर्स बेवजह के पुट ऑन करे क्रिटिसिज्म में। सर वो चीजों को आपने ही बोला था अवॉइड करने, मैंने इस बार किया सर अवॉइड। वेरी नाइस। डर नहीं लगा? नहीं सर, डर तो लग रहा था लेकिन सर वो बात बनी गई। सच बात है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जानना कि कई लोग क्रिटिक को फोर्सफुली लिखते हैं जस्ट टू कंप्लीट द पेजेस, और एग्जामिनर को हमेशा लगता है कि यार दिस इज कमिंग एट द कॉस्ट ऑफ डिमांड। तो आप प्लीज ये मत करिए। अगर आपको थिंकर्स डालना पड़ रहा है, इस मतलब कहीं ना कहीं कंटेंट की कमी पड़ रही है या समझ की कमी पड़ रही है, तो आप उस पर काम करिए, नॉट ऑन क्रिटिक। उत्कर्ष, जो बच्चे अगले साल को अटेम्प्ट करेंगे ना 2026 में पहली बार या दूसरी बार, ओके, वो लोग इस टाइम शुरू करते हैं तैयारी अपनी, मई के आसपास, जून के आसपास, ओके। उन बच्चों के लिए मई से दिसंबर तक का अगर तुम कुछ टाइमलाइन बता सको कि जीएस और ऑप्शनल को कैसे बैलेंस रखें मई से दिसंबर तक का ही सिर्फ, क्योंकि जनवरी ऑनवर्ड्स तो प्रीलिम्स का ही वापस से माहौल बन जाता है। ओके सर मैं अपने यहाँ पे लिख देते हैं एक रफ टाइमलाइन। ओके टाइमलाइन फॉर 2026 स्टूडेंट्स। मई टू दिसंबर। अगर तुमको अटेम्प्ट दोबारा देना पड़े तो तुम अपने टाइम को कैसे बांटोगे मई से दिसंबर, ऑप्शनल और जीएस क्यू? सर ये डेली बेसिस पे मैं टाइम को अपने पुट ऑन करने की कोशिश करूंगा। हाँ, कि अगर मैं 9 घंटे पढ़ाई को देता हूँ तो ऑप्शनल इसमें 3 घंटे हो। ठीक है। 3 आवर्स हो सर ऑप्शनल, जीएस के सर 3 आवर्स हो। ठीक है। जीएस में सर कोशिश ये करना है कि 2 सब्जेक्ट को साथ में ले लें, इम्पोर्टेंट ये है। फिर सर 2 घंटे सर मैं ये कोशिश करूंगा कि आंसर राइटिंग हो जाए, कम से कम 5 आंसर्स हो जाए, उसका एनालिसिस हो जाए और रिवीजन हो जाए जो मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था। एंड रिवीजन। तो ये आंसर राइटिंग आप अलग से दिन निकालते हो उसका या फिर डेली का था? सर डेली बेसिस पे मैं डेली बेसिस कर पे। रहा। वेरी नाइस। सर क्योंकि मैं कोशिश करता था 5 आंसर जीएस के लिख लूं और 5 आंसर्स सोशियोलॉजी के लिख लूं। सर मैं ये पूरा श्योर करता था। सर मैं ये कोशिश करता कि आंसर राइटिंग में इधर उधर की कुछ आंसर्स मत लिखूं, पीवाईक्यू को ही लिखूं जितना बार। तो कुछ ना कुछ डायमेंशंस मिलते ही थे उसमें और अपने तरीके से कुछ ना कुछ सब ब्रेन स्टॉर्म होता ही था। तो सर ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी। और 1 घंटे और सर मैं निकाल लेता था जिसमें न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स के कुछ डायमेंशन अगर छूट रहा हो, ये सर सारी चीजों को मैं कवर कर लेता था सर। और कुछ 1 घंटे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के। सर बेसिकली प्रोडक्टिव आवर्स सर यही होते थे सर 8 घंटे। इसमें से भी सर आप मान लीजिए कि 6 से 7 घंटे की पढ़ाई होती थी। सर ऑप्शनल को मैंने इस बार बहुत एम्फेसिस किया था 3 आवर्स को। तो क्योंकि आपके वीडियोस को भी जब मैंने देखा, जब प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, तो सर वीडियोस को भी मैंने 2x पे करके देखा था। लेकिन अगर मई टू दिसंबर की बात करते हैं तो उनके लिए यही रहेगा कि एक मेंस इंटीग्रेटेड ओरिएंटेड अप्रोच रखें, क्योंकि सर मेंस ही मेन होता है और वो प्रीलिम्स मेंस का ही समराइज्ड फॉर्म होता है। अगर मेंस की तैयारी हो गई है सर, मैं यहाँ पे क्या करता, टॉपिक वाइज मेंस की पढ़ाई करता। एक अंडरस्टैंडिंग बनी ही रहती पहले से कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के थ्रू। अगर या तो जिसकी नहीं हुई है तो वो स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करे, जो भी, जैसे लक्ष्मीकांत के लिए पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए,
और सर जो भी बच्चे जिस तरह के कंटेंट फॉलो कर रहे हैं, जैसे अब कुछ बच्चे सर ऑप्शनल में इग्नू फॉलो करते हैं सोशियोलॉजी के लिए, कुछ ऐसा सोशियोलॉजी के लिए नितिन सांगवान की फॉलो करते हैं, सर कुछ रिजर हॉलडॉम्बस, पर मैं उनको अभी भी यही रिकमेंड करूंगा सर कि अगर आपके नोट्स किसी तरीके से मिल जाए या फिनेंशियली वायबल है तो क्रैश कोर्स वगैरह ले सकते हैं, वरना वो इग्नू के नोट्स फॉलो करें। सर ये चीज़ें हो सकती है अगर जो फाइनेंशियली वायबल नहीं है। बिल्कुल। बाकी सर जीएस के लिए 3 आवर्स इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि यही प्रीलिम्स का फाउंडेशन बनाता है। यस। और आंसर राइटिंग से एक एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और सर रिटेंशन पावर बढ़ती है, मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है क्योंकि सर इससे बहुत क्लैरिटी मिलती है कि असल में कोई कॉन्सेप्ट है क्या, जब हैंड टू माइंड का कोऑर्डिनेशन बनता है। फिर सर जनवरी से मैं सर प्रीलिम्स की ओर जाता। सर ये एक मेरा अप्रोच रहता। इसमें सर मई टू दिसंबर में ये एम्फेसाइज और करता कि अगस्त तक मेरा ऑप्शनल की एक रीडिंग एटलीस्ट हो जाए, उसके बाद अगस्त से दिसंबर के बीच में 2 रिवीजन मेरा हो जाए ऑप्शनल। अच्छा सर इतना घंटे मुझे, और अगर जरूरत पड़ती तो मैं इसमें और घंटे बढ़ाता सर। ओके, ये सर स्ट्रैटेजी रहती मेरी। ठीक है, तो मई टू अगस्त तो आप ऑप्शनल को पूरा रखते हैं, ठीक है, और उसको दोबारा भी करते हैं आप जरूरत पड़ती तो। और ऑप्शनल को मैक्सिमम कब किस महीने तक पढ़ सकता है कोई बच्चा जो शुरू कर रहा है मई से दिसंबर में? सर तमाम बच्चों का अलग अलग अप्रोच रहता है। जैसे मेरा तो सर मैं जनवरी तक पढ़ता था ऑप्शनल को और मेंस ओरिएंटेड टॉपिक्स को। सर उसके बाद मैं फेब से प्रीलिम्स की ओर शिफ्ट कर जाता था। ठीक है। तो सर मेरी स्ट्रैटेजी यही रहती थी। हाँ बेसिकली आप अगर चाहे तो आप इस बार, क्योंकि अब प्रीलिम्स बहुत डाइसी होते जा रहा है तो उसमें और प्रिपरेशन की जरूरत है, तो दिसंबर तक सर कर सकते हैं। अगर आज से कोई स्टार्ट कर रहा है तो दिसंबर तक, जैसे मैंने बताया मई जून जुलाई अगस्त 4 मंथ्स एक रीडिंग के लिए अच्छे से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, फिर सर एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो रिवीजन करने में चीज़ें इजी हो जाती हैं। तो फिर सर उसको चीज़ों को फिर फॉलो कर सकते हैं हम कि अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सर अभी भी हमारे पास अच्छे खासे मंथ्स बचे हुए हैं। बिल्कुल सर यहाँ से हम 2 बार कम से कम रिवीजन कर लेंगे ऑप्शन का। यस सर। अच्छा, और साथ साथ इसको लेते हुए चलेंगे। बिल्कुल। अच्छा उत्कर्ष, जैसा आपने बताया कि आप आंसर राइटिंग ना करते थे रेगुलरली, यस सर। तो वो रेगुलर आंसर राइटिंग जो आपकी थी वर्सेस आंसर राइटिंग जो आपने हमारे साथ करनी शुरू करी, उत्कर्ष ने 7 टेस्ट लिखे हैं मेरे ख्याल से क्रैश कोर्स में। सर यहाँ पे एक चीज और मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। सर टेस्ट मेरे बहुत बुरे जा रहे थे, बुरे जा रहे थे क्योंकि सर मेरी तबीयत उस बीच थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी। सर मैं आता था टेस्ट तो एक ही टेस्ट में सर 132 नंबर आए थे और मेरे क्वेश्चन छूट ही जाते थे सर, क्योंकि सर मेरे पास इस बार तो एकदम कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने सर लास्ट के 1 मंथ्स में सर इनफैक्ट मैंने दो टेस्ट छोड़ भी दिए थे सब, लेकिन मैंने अपलोड नहीं किया था क्योंकि सब मार्क्स बुरे आ जा रहे थे, क्योंकि सब बहुत जनरलाइज मार्किंग हो रही थी। तो मैं डर गया यार, झूठ में डिमोटिवेट होने का कोई मतलब नहीं है। वो मैंने घर पे ही टेस्ट लिखे और सर मतलब लाइब्रेरी से लिखे और फिर उसको खुद ही एनालाइज किया। तो उसको क्योंकि काफी लेट भी हो रहा था मुझे, तो फिर मैंने सोचा कि घर से ही लिखते हैं। सर टेस्ट में सब बहुत बुरे नंबर आए थे, राइटिंग नहीं अच्छी हो रही थी, हरदम सब कुछ ना कुछ उसमें लग ही जा रहा था। पर सर 1 महीने के बाद में मैंने सारी चीजों को ठीक कर दिया। चलो, तो यानी जो आंसर राइटिंग आपने यहाँ पे करी थी इस दौरान वर्सेस वो जो आंसर राइटिंग आप कर रहे थे उसमें कुछ चेंज आया था? सर बहुत चेंज आया था उसी में सर। प्रीलिम्स के बाद और मेंस जो बीच का जो पीरियड था उसी में मेन चेंजेस आए थे। इसमें बहुत ऑर्गेनिक आंसर सर हो जाते थे, बहुत नॉर्मल से आंसर्स हो जाते थे। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं लिख क्या रहा हूँ। लेकिन सर जो आपके लेक्चर से इंसाइट्स मिल रहे थे, नो डाउट ये टेस्ट सीरीज में मुझे लग रहा था वहां पे वो फ्रूटफुल नहीं थे, पर यूपीएससी को वो चीजें समझ में आ गई सर, जिसकी वजह से नंबर्स मिले मुझे। वरना सर और यहाँ पे भी देखा जैसे 132 2 पेपर में मिला था तो 264 तो वो भी हो ही गया। तो मैच ऑलमोस्ट सर कर ही रहा था वो। सर ये यहाँ पर सर जो प्रीलिम्स के बाद का जो टाइम था वहीं पे सर मुझे लगा कि असली आंसर राइटिंग मैंने तभी सीखी है, खासकर सोशियोलॉजी में। जीएस में तो सर ठीक है मैं कर ले रहा था, पर सोशियोलॉजी की आंसर राइटिंग, क्योंकि सर उससे पहले मैं झूठ के करंट अफेयर्स डाल रहा था सर, कोई इवैल्यूएटर अच्छे नहीं थे, कोई मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं था किसी का भी। सर यही सोशियोलॉजी के लिए सर तो मैंने इसी लास्ट के 3 मंथ्स में सीखे। चलो बहुत ही बढ़िया। यस सर। तो अब आंसर राइटिंग की हमने बात कर ली है सारी और आपके सोर्सेज की भी बात कर ली है। यस सर। कभी ऐसा लगा है आपको पढ़ते हुए सोशियोलॉजी को कि यार ये कुछ एरियाज हैं, इसकी समझ मेरे को डेवलप नहीं हो रही है? यस सर। ठीक है, कोई बड़े एरिया है, कोई मेजर एरिया है, वो पर्टिकुलर टॉपिक आपको जब समझने की जरूरत पड़ी हो तो आपने कहाँ से समझने की कोशिश करी उसको? कोई भी बड़ा टॉपिक, जैसे कि कोई थिंकर है मान लो, जैसे आपने टैलकट पार्सन की बात करी, पैटर्न वेरिएबल, तो पैटर्न वेरिएबल आपने पहले भी पढ़ा होगा और हमने क्लास में भी कवर किया था, चैट जीपीटी भी आपने शायद यूज किया हो। तो आपको समझ कहाँ से लगी कि यार ये ठीक जा रहा है पैटर्न वेरिएबल, ये मैं अपने आंसर में लिख सकता हूँ? कैसे डिसाइड होता है वो? सर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चीजें तो मुझे सारी रट ली थी मैंने सर। जैसे पैटर्न वेरिएबल में मैंने एक कोड बनाया था एडेप्ट को,
तो उसमें मैंने फिर उसको डिफरेंशिएट करके लिख दिया था। जैसे सर अभी तो एग्जैक्ट मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा है, डिफ्यूजिव, स्पेसिफिटी, एस्क्रिप्टिव, एस्क्राइब, सर ऐसे करके मैंने पढ़ लिया था। लेकिन सर अभी मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, मुझे अंडरस्टैंडिंग एकदम नहीं थी उसकी, क्योंकि रटने से सर नंबर्स नहीं मिलेंगे। लेकिन सर जब आपके लेक्चर्स मैंने देखना स्टार्ट किया, तो जो मेरे माइंड में फीड थी नॉलेज, फिर मुझे समझ में आया कि यार वो चीज़ ऐसी हुई क्यों। फॉर एग्जांपल सर अभी पैटर्न वेरिएबल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो असल में वो चीज़ ऐसा, उस कॉन्सेप्ट के पीछे टेक्निक क्या है, उसके पीछे मतलब अंडरस्टैंडिंग क्या है। फिर सर आइडियल टाइप की मैं बात कर रहा था, तो आइडियल टाइप सर मुझे पता है आइडियल टाइप होता है क्या है, आपने बताया कि भाई इससे मेजरमेंट का तरीका है वो किसी भी सोशल फैक्ट को। तो ये सब चीज़ें सर वहाँ पर थी। चलो वो चैलेंजेस सर बहुत मुझे आ रहे थे। एक बोला ना मैंने कि रट गई थी चीजें, लेकिन सर जो अंडरस्टैंडिंग थी इसी 3 महीने में ही बनी थी सर। सही बात है। और सर अंडरस्टैंडिंग बन गई, रटा हुआ था ऑलरेडी से, तो सर वो मैंने पेपर में लिख डाला पूरा। वेरी नाइस। तो सी देखो, रटना तो है ही इवेंचुअली, लेकिन अंडरस्टैंडिंग को पहले बनाना है, उसके बाद रटना है। और कई लोग इस चीज़ को लैक कर रहे हैं। और वो अभी भी ना, जब मेंस का रिजल्ट आया था उत्कर्ष, तो मैंने अपने टेलीग्राम पे बच्चों को बोला था जिनके मार्क्स कम आए हैं, या जिनके भी मार्क्स पिछले साल से कम हुए हैं, जो भी है, वो एक बार सब मुझे अपनी कॉपीज मेल करो। ओपन था, मतलब इट वाज ओपन टू ऑल। तो मैंने नोटिस किया, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की कॉपीज थी मेरे पास, मैंने नोटिस किया कि कभी कभी ना बच्चों को गलत चीज में भी अच्छा नंबर दिया हुआ है, तो वो बड़ा खराब लगता है। हम थोड़ा टाइट मार्किंग करते हैं, लेकिन ना हम गलत चीज को सही नहीं बोल सकते। हाँ, तो ऊपर से हमने ये भी नोटिस किया कि बच्चे रटा हुआ बस लिख रहे हैं, वो क्वेश्चन की डिमांड नहीं पूरी कर रहे। तो वो चीज़ आपको ज़रूर समझनी है, डिफरेंस है दोनों के बीच में बहुत बड़ा, और वो एग्जामिनर को दिख जाता है। सो उत्कर्ष, पहले तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने टाइम निकाला, और सोशियोलॉजी के लिए आपने इतना बच्चों को गाइड किया, और टाइमलाइन भी बताई आपने मई से दिसंबर की। और जो बच्चे अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, ठीक है, काफ़ी लोग मेहनत करते हैं, रिजल्ट नहीं आता। उत्कर्ष का 5th अटेम्प्ट था ये, और मैं खुद भी बहुत खुश हूँ कि इन्होंने फाइनली 5th अटेम्प्ट में क्रैक किया, और 100th फाउंडेशन जो होएगा लबासना में, उसका इनको शामिल होने का अच्छा मौका मिलेगा, और बहुत ही स्पेशल बैच होने जा रहा है ये। 100th फाउंडेशन बैच है लबासना में भी। तो जो बच्चे हिम्मत हार जाते हैं अटेम्प्ट्स के बाद, उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे, कैसे मोटिवेटेड रहे वो? सर एक पहला फैक्टर मेरे लिए जो था, एक इंटीरियर मोटिवेशन होना चाहिए, और अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ। अगर आपको अपने ऊपर बिलीफ है तो सर अगर इससे भी बड़ा कोई एग्जामिनेशन है तो आप उसको भी अचीव कर लोगे। सर मेरा ग्रेजुएशन बैकग्राउंड ही मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे ग्रेजुएशन में सर 49% ही थे। अच्छा। और सर 10th में 62% थे। ओके। 12th में सर 74.5% ही थे। सर मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड भी बहुत वीक था सर। इंग्लिश भी इनफैक्ट मेरी काफ़ी वीक थी, और अभी भी है सर। अभी भी मैं फंबल करने लगता हूँ बोलने में। लेकिन सर जो लिखने का तरीका था वो सर मैंने अपने अंदर जो सेल्फ बिलीफ था कि यार मैं कर लूंगा इस चीज़ को सर, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सही बात। लिखने को सर मैं बताऊँ, जैसे लेक्चर से मैं देख रहा हूँ तो कोशिश करता था उसको 3 से 4 बार देख लूँ, रिवीजन हो जाए चीज़ों को। न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ तो उसमें मैं डिक्शनरी लेके बैठता था, फ़ोन में डिक्शनरी लेकर के बैठता था कि यार कोई मीनिंग नहीं आ रही तो उसको लिख लूँ। सर हरदम मैं कुछ ना कुछ सोशलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करता था, जो सर हो नहीं पाती थी मेरे से, लेकिन मैं सर कोशिश पूरी करता था। सर ये कुछ चैलेंजेस भी थे, और सर जिसको मैंने अपने सेल्फ बिलीफ के थ्रू अपनी पावर बनाई, और सर एग्जामिनेशन में 498 रैंक हासिल। वेरी नाइस। और उत्कर्ष का मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, उत्कर्ष नोज हिमसेल्फ वेरी वेल। उनको मालूम है उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है। पर्सनालिटी टेस्ट में भी उत्कर्ष ने भी बताया था थोड़े टाइम पहले, इनके मार्क्स कम आए थे, 145 इनको नंबर दिए। लेकिन क्योंकि इनका मेंस में परफॉर्मेंस इतना अच्छा था 795, तो इनको रैंक लाने से कोई रोक नहीं पाए वो। और उत्कर्ष, अगर बच्चों को शेयर कर सको तो क्या लगता है रीजन रहा होगा इंटरव्यू में तुम्हारे मार्क्स लो होने का, जो तुम बता भी रहे थे फंबल हो गए थे? यस सर। सर जैसे कि मेरे अंदर सेल्फ बिलीफ तो था ही, लेकिन सर एक सेल्फ डाउट जो होता है ना, वो अच्छे अच्छे लोगों को पीछे कर देता है। जैसे मेरी चेयर पे सर जो एक सर्कल चेयर होती है सेंट्रल हॉल में, वहाँ पे सर कोई IAS था, कोई IPS था, कोई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बैठा था, तो एक फियर मेरे अंदर भी आ गया कि यार इतने
अच्छे लोग से मैं कॉम्पीट कैसे करूंगा। कोई सर गोल्ड मेडलिस्ट थे सोशियोलॉजी में, तो वो उन्हें देख के मैं डर गया यार मेरा तो मेंस में कैसा नंबर, क्योंकि सर उस समय तक मार्क्स हमें पता नहीं रहते हैं, मेंस में अगर क्या पता बुरा नंबर आया हो। लेकिन सर यही चीज थी कि वहां पे मेरी हालत खराब हो गई, कॉन्फिडेंस एकदम सर लो हो गया था। घुसते ही सर मैंने गुड आफ्टरनून की जगह गुड मॉर्निंग बोल दिया, वहां पे ये बात बिगड़ गई। तो तमाम क्वेश्चंस थे मैंने वहां पे सर उसके, मुझे लगा मैं फंबल कर रहा हूँ, फिर बोलने में भी डर गया, मैं सही से आंसर नहीं दे पाया। अब एक किसी एक सीनियर ने मेरे से कहा था कि इंटरव्यू में हर क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन एक अलग अलग बॉल की तरह होता है, हर बॉल को अलग अलग तरीके से खेलो। लेकिन मैंने सर जब एक का प्रेशर आ गया मेरे पास तो सारे क्वेश्चंस खराब होने लगे। तो वो सर एक रीजन था मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी वजह से मैं पीछे रह गया। अगर 10-20 नंबर भी एक्स्ट्रा दे देते तो सर मैं IAS एक्सपेक्ट कर सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, बट जो भी है आई एम रियली हैप्पी फॉर उत्कर्ष। उत्कर्ष का प्लान फिलहाल यही है कि अब वो फाउंडेशन बैच जाएंगे और अगले साल, मतलब नॉट दिस ईयर बट अगले साल शायद दोबारा कोशिश करें। बट आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट उत्कर्ष, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन, आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करी है और आई एम श्योर कई लोग आपको देख के इंस्पायर होंगे कि इतनी हम्बल बैकग्राउंड होने के बावजूद भी सिलेक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं होता कि 10th में या 12th में इतना परसेंटेज चाहिए हो तभी सिलेक्शन होता है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। और बाय द वे वो जिसका आप बता रहे थे गोल्ड मेडलिस्ट जो थे सोशियोलॉजी में, उनके मार्क्स कितने रहे थे कुछ सर? वो तो उनके साथ मैं मेडिकल में गया था, उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ सर। अच्छा, एक ही रीजन था सर, उनका भी सर 256 या 259 स्कोर थे ऐसे। ओके ओके, तो वही है ना कहने का मतलब कि आपकी बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। नो सर, कोई फर्क नहीं ठीक है, पड़ता। आप उस दिन क्या कर रहे हो 3 घंटे में, सर फर्क वही क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये जरूरी है आपका सेल्फ, अपने ऊपर बिलीफ, जैसा उत्कर्ष बोलते हैं। आप अच्छा कर सकते हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी लोग लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हैं या फिर IIM से हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और पर्सनालिटी टेस्ट में भी UPSC ये सब चीज़ें नहीं देखता है कि कोई IIT या IIM से है तो ज़्यादा नंबर दे। उस आधे घंटे में बच्चे ने अपने आप को कैसे प्रेजेंट किया है, सब वही फर्क क्रिएट करता है। सो थैंक यू उत्कर्ष, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट, एंड आई गेस आप लोगों ने लर्निंग्स ली होंगी इस सेशन से। थैंक यू सो मच।